नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य डॉट 110 में। तो हम आज देखने वाले हैं सैद्धांतिक आलोचना और मनोविश्लेषणवादी आलोचना पर विचार कीजिए, जो कि यह है यूजी सेमेस्टर 5 हिंदी ऑनर्स हिंदी आलोचना के अंतर्गत उपलब्ध है। तो इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं दोस्तों, सैद्धांतिक आलोचना क्या है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है सैद्धांतिक आलोचना और मनोविश्लेषणवादी आलोचना पर विचार कीजिए, ये क्वेश्चन 2-3 और तरीके से भी पूछ सकता है, जैसे कि सैद्धांतिक आलोचना से आप क्या समझते हैं, सविस्तार विचार करें, या फिर मनोविश्लेषणवादी आलोचना से क्या समझते हैं, इस पर विचार करें। तो दोस्तों, हम देखते हैं सैद्धांतिक आलोचना, उसके बाद हम देखेंगे मनोविश्लेषणवादी आलोचना। यदि दोस्तों दोनों अलग अलग पूछता है तो इन दोनों का आंसर हम अलग अलग देंगे और इसी आंसर को ही हम लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले सैद्धांतिक आलोचना। आलोचना के किए गए वर्गीकरण में सैद्धांतिक आलोचना और मनोविश्लेषणवादी आलोचना दो भिन्न आलोचना पद्धति के रूप में मान्य हैं। सैद्धांतिक आलोचना की शास्त्रीय या शास्त्र प्रधान आलोचना भी कहा जाता है। काव्य शास्त्र के आधार पर की जाने वाली व्यवहारिक समालोचना शास्त्रीय या सैद्धांतिक आलोचना है। इस आलोचना पद्धति के अंतर्गत रस, छंद, अलंकार, ध्वनि, भाषा शैली आदि काव्य शास्त्रीय तत्वों की दृष्टि से आलोच्य कृति की विश्लेषणात्मक व्याख्या की जाती है। हिंदी में सैद्धांतिक या शास्त्रीय आलोचना का प्रारंभ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा मिश्र बंधुओं ने किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के विक्रमांकदेव चरित चर्चा, निषेध चरित तथा मिश्र बंधु के हमीरहट इसी प्रकार की आलोचना के उत्तम ग्रंथ माने गए हैं। श्रीधर की भूषण पर की गई आलोचनाएं भी इसी प्रकार की हैं। इस प्रकार की आलोचना पद्धति के अंतर्गत आलोच्य कृति के बाल, रूप, विधान और अभिव्यक्ति पक्ष पर अधिक ध्यान रखना पड़ता है, और जहाँ तक अंतरंग पक्ष का प्रश्न है तो उसका विवेचन आलोचक नहीं कर पाता है। यही कारण है कि इस प्रकार की आलोचना रूप विधायिनी आलोचना भी कहा जाता है। इस प्रकार की आलोचना में आलोचक का ध्यान विशेषतः काव्य कृति पर ही केंद्रित रहता है, जिसे इस आलोचना पद्धति का गुण ही मानना चाहिए, किंतु यह पद्धति अधिक प्रचलित नहीं रही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रस की मीमांसा, डॉक्टर नागेंद्र का रस सिद्धांत, बाबू गुलाब राय का काव्य के रूप, भगीरथ मिश्र का भारतीय काव्य रस शास्त्र आदि ग्रंथ सैद्धांतिक आलोचना के ही उदाहरण हैं। आगे हम देखते हैं मनोविश्लेषणवादी आलोचना। मनोविश्लेषणवादी आलोचना को हम आगे देखते हैं। मनोविज्ञान की परिप्रेक्ष्य में की जाने वाली किसी कृति की समीक्षा को मनोविश्लेषणवादी आलोचना कहलाती है। जाहिर है यह आलोचना पद्धति मनोविज्ञान से अनुशासित होती है। इसके अंतर्गत आलोचक किसी कवि की कृति को समझने के लिए कवि के अंतर्जगत और उसके स्वभाव का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता है। ऐसे आलोचकों की दृष्टि में कोई भी कृति रचयिता के व्यक्तित्व का प्रकाशन है। फ्रायड के अनुसार कला का जन्म वासना से होता है। हमारी कुंठाएं और अतृप्त वासनाएं जो अवचेतन में पड़ी होती हैं, जाने अनजाने कला या स्वप्न के माध्यम से व्यक्त हो जाती है। अतः आलोचक के लिए आलोचना के क्रम में वृत्तिकार के अंतर्मन और स्वभाव का मनोविश्लेषण करना अत्यावश्यक है। मनोविश्लेषणकारी आलोचना के अंतर्गत साहित्य का विश्लेषण फ्रायड, एडलर युग की विचारधारा के आधार पर करने का प्रचलन रहा है। काव्य को इस प्रकार की आलोचना पद्धति में कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति माना जाता है। ऐसे आलोचकों की दृष्टि में काव्य का चरम लक्ष्य मनोविश्लेषणवादी समीक्षा के सौंदर्य बोध एवं तज्जन्य आनंदानुभूति है। किसी भी रचना द्वारा ग्रहण किए जाने वाले विशेष रूप का विश्लेषण आलोचक कवि के स्वभाव, तत्कालीन परिस्थितियों एवं प्रेरणा स्रोतों के माध्यम से करता है। वस्तुतः कवि के जीवन एवं उसकी कृतियों में संबंध स्थापित करता है। मनोविश्लेषणवादी आलोचना का लक्ष्य होता है आलोचना की यह पद्धति विशेषतः समकालीन साहित्यकार इस साहित्य के अध्ययन के लिए उपयोगी है, जिससे साहित्य निर्माण की समस्या के अध्ययन में भी सहायता मिलती है।
हिंदी में अज्ञे जैनेन्द्र येलाचंद्र जोशी के उपन्यासों का अध्ययन मनोविश्लेषणवादी पद्धति का एक सबसे बड़ा दोष यह रहा है कि मनोविश्लेषणवाद क्रम में आलोचक इतने तल्लीन हो जाते हैं कि कृति उपेक्षित रह जाती है। तो फाइनली दोस्तों, इस वीडियो में इस क्वेश्चन को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।